हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप सब मेरी बात सुनेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था, ठीक है ना। और लास्ट क्लास में जो आपने चैप्टर स्टार्ट करा था उसका नाम था डेक्लरेशन एंड पेमेंट ऑफ, आन दो, डेक्लरेशन एंड पेमेंट ऑफ, है ना। और डेक्लरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के अंदर अगर हम बात करें डेक्लरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड की, ये चैप्टर नंबर 8 है और इसके अंदर हमें सेक्शन नंबर 123 से लेकर 127 तक पढ़ने हैं। और इनको याद करने का एक तरीका भी बताया था, क्या था? दिल से इन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई करा। पहले हम अपने वाला बोल लेते हैं, फिर इनका सुन लेंगे, इग्नोर कर देंगे। मतलब इनका भी देख लेंगे क्या कहना चाहिए। मैंने आपको बताया था दिल से उपमा इडली एप्पल पसंद है जैसे बेबी को। अच्छा, अब इन्होंने कुछ बनाया। हाँ जी, दिल से, अच्छा, दिल से उरुस इंडिगो एयरलाइंस। किस ए से क्या है? एयरलाइंस, ठीक है, चलो। अच्छा, फिर मैंने आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करी थी। फटाफट से सेक्शन नंबर 123 को रिवाइज करते हैं। और उससे पहले मैंने डिविडेंड के बारे में कुछ बातें बताया था। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड एक लैटिन वर्ड डिविडेंडम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है थिंग्स टू बी डिवाइडेड। तो डिविडेंड का मतलब हो गया यार प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप मालिकों के बीच में बांट देते हो, वो होता है डिविडेंड। और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने पास रख लेते हो, उसको क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। फर्स्ट पॉइंट राइट हो गया। अच्छा, फिर आगे अगर मैं आपसे बात करूं, तो डिविडेंड दो तरह के होते हैं, फाइनल और इंटरिम। जो एजीएम पर दिया जाता है वो फाइनल, उसको रिकमेंड कौन करते हैं? बोर्ड और डिक्लेयर मेंबर। जबकि दूसरा कौन सा होता है? इंटरिम। इंटरिम कौन देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिकमेंड और डिक्लेयर करते हैं। और इंटरिम दिया कब जाता है? बिटवीन टू एजीएम। याद आ गया आपको? और फिर हमने डिविडेंड की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेक्शन 2 क्लॉज 35। एक बार याद दो, सेक्शन 2 क्लॉज, डिविडेंड इंक्लूड्स क्या? एनी इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड में किसी भी तरीके का इंटरिम डिविडेंड भी इंक्लूड होगा। फिर हमने सेक्शन नंबर 123 स्टार्ट करा था। और सेक्शन नंबर 123 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो डिविडेंड देने हैं आपने, जो आपने डिविडेंड देना है, उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। सेक्शन नंबर 123 था डेक्लरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड। उसकी कंडीशन, उसके प्रोविजन बताता है। पहला, सोर्सेज क्या हो सकते हैं? करंट ईयर प्रॉफिट, या फिर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, या दोनों, या फिर मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी इन परसुएंस ऑफ गारंटी गिवन बाय देम। याद आ गए सोर्सेज? अच्छा, सोर्सेज के बाद सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था बताओ? कि मैनर ऑफ कंप्यूटिंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट कंप्यूट करते वक्त आपको अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर लॉसेस, प्रीवियस ईयर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ये सब माइनस करना है। याद आ गया आपको? और तीसरा, ट्रांसफर टू रिजर्व। अब बताओ बेटा, ट्रांसफर टू रिजर्व करना मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई है कंपनी को। कंपनी ट्रांसफर टू रिजर्व कर भी सकती है और नहीं भी, और अगर करना चाहे तो जो मर्जी परसेंटेज में कर सकती है। फिर फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था कि कंपनी के पास या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या क्या है? एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। यानी कंपनी के पास प्रॉफिट तो बहुत कम है, लेकिन कंपनी फिर भी क्या करना चाह रही है? डिविडेंड देना चाह रही है। तो उसको रूल 3 ऑफ द कौन सा? कंपनीज डेक्लरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स में बताई गई कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। और उसमें पहली कंडीशन क्या थी? आपका करंट ईयर का रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 साल के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से, और अगर पिछले 3 साल में हमने डिविडेंड दिया ही नहीं, देन ये कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल। फर्स्ट समझ आ गया? सेकंड कंडीशन क्या थी? आप कितने पैसे निकाल सकते हो? बताओ कितना निकाल सकते? 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस इतना निकाल सकते हो। और जो निकाला उसमें से पहले क्या सेट ऑफ करोगे? फिर जो बच जाएगा उससे डिविडेंड देंगे। और थर्ड कंडीशन, आपके पास कितना रिजर्व एंड सरप्लस में पड़े रहना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जितना। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया?
तो अब तीनों में से जो लीस्ट आएगा विच एवर इज लोअर वो वाली कंडीशन वाला हम डिविडेंड देंगे। और अगर अमाउंट में पूछा है तो उतना अमाउंट, और अगर रेट पूछा है तो रेट हमें निकालना आता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन में पेड अप शेयर कैपिटल इनटू में 100। बोलो याद आ गया आपको यहाँ तक का पॉइंट? ठीक से। अच्छा इसके बाद आपको डिविडेंड जब डिक्लेयर करा उसके 5 दिनों के अंदर अंदर जमा कराना है सेपरेट बैंक अकाउंट ऑफ अ शेड्यूल बैंक, और 30 डेज के अंदर अंदर आपको डिविडेंड वारंट इशू कर देने हैं या फिर डिविडेंड पे कर देना है। और अगर आप कर देते तो ओके, और अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर सेक्शन 127 एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था डिविडेंड आप किस किस में दे सकते हैं। कैश में दे सकते हैं, चेक से दे सकते हैं, वारंट दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हैं, पर और किस किस को दे सकते हैं, रजिस्टर्ड ओनर को भी दे सकते हैं, या उसने जिसका नाम बताया उसको भी दे सकते हैं, और बैंक को भी दे सकते हैं। और निधि कंपनी के केस में अगर कैश में डिविडेंड देना था और 30 दिन तक कोई डिविडेंड लेने नहीं आया तो उसके अकाउंट में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर इसके बाद मैंने आपके साथ एक और बात करी थी कि 2 केसेस में आपको डिविडेंड देना अलाउड नहीं है। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है या आपने सेक्शन 73 और 74 का जब तक डिफॉल्ट चल रहा है तब तक आपको डिविडेंड देना अलाउड, यहां तक पढ़ लिया था। अच्छा, और मैंने आपको एक लाइन और भी लिखवाई थी, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि बोनस की जगह पे डिविडेंड दे रहे हैं या डिविडेंड की जगह पर बोनस दे रहे हैं। ठीक है ना। बोनस देने का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्री रिजर्व। बोनस देने का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्री रिजर्व। अच्छा, अब एक बात करते हैं, मान लेते हैं ये 3 लोग हैं, हर्ष, गौरव और नमन। ठीक है। हर्ष, गौरव और नमन ने तीनों ने मिलकर एक शेयर खरीदा है। अब इस शेयर पे डिविडेंड कौन लेगा बताओ? बनिए भाई प्रपोर्शनेटली नहीं, कंपनी कह रही है एक ही कोई मिलेगा, तीनों को तो दे नहीं सकते। जिसका नाम रजिस्टर में सबसे उसको मिलेगा क्या, डिविडेंड। अब तो तूने ऐसे घूर घूर के जो देखा, अब का गया वो भाईचारा। ओए पागल, मैं क्यों लड़ा रहा हूँ तुम्हारे को? मैं बता रहा हूँ कि बोलने में अलग बातें होती है और इम्प्लीमेंटेशन में अलग। ठीक है, तो एक लाइन लिख लो, ये वाली एक लाइन लिख लो, ये पॉइंट नंबर 10 बनाकर। पॉइंट नंबर 10, इन केस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डर, इन केस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डर्स, in case of joint shareholders, comma, dividend shall be paid to the persons, in case of joint shareholder, dividend shall be paid to the person whose name is registered first, whose name is registered first. टू द पर्सन हुज नेम इज रजिस्टर्ड फर्स्ट, जिसका नाम पहले लिखा है उसको दिया जाएगा। ये अब तक इस चैप्टर में, ठीक है ना। अच्छा, इसके नीचे के क्वेश्चन में किसी को कोई दर्द हो तो बताओ, हो गए थे? कई खैरे करे ही नहीं, क्या बताए। अच्छा, जिन्होंने करे वो बताए, कोई डाउट है? हो रहे थे आपसे? अब आप सबको गली नंबर 8.22 पर आ जाना है। 22 या 23, सेक्शन नंबर 124 पढ़ना है हमारे को। मैं वही कह रहा हूं। बाई 8 भाई, एक भी नहीं, कितने भाई? 8 भाई, 8 बाई। चलो अब मेरा पॉइंट जरा सुनना। आज हमने एक टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो आप क्या करो, पहले सुन लो। इस वाले पेज पे आपको जगह दिख रही है पूरी? तो मैं आपको बता दूं, बाद में लड़ने से बढ़िया पहले लड़ना क्या हो गया लड़ाकू?
मैं ना आज आपको एक चार्ट बनवाऊंगा, एक ट्रैक टाइप बनेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो बेटा स्पेस मैनेज करके चलना, ठीक है, और थोड़ा छोटा छोटा लिखते हुए चलना, ठीक है। हाँ, लैंडस्केप मोड तो ऑलरेडी है आपका, जो बुक है वो तो आप रजिस्टर में नोट करें, एक बात अलग है, पर हमने बच्चों को वही दे। तो ये पूरे आराम से ट्रैक बनेगा और उसमें पूरा चार्ट बनेगा, ठीक है ना। तो आपको उसके अकॉर्डिंग स्पेस मैनेज करते हुए चल रहा है। सेक्शन नंबर 124, तो आप हेडिंग बना दो अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सेक्शन नंबर 124 की हेडिंग बना दो अनपेड डिविडेंड अकाउंट। बना लिया आपने हेडिंग अनपेड डिविडेंड अकाउंट? अच्छा, फिर आप सेक्शन की लिस्ट में भी जाकर भी लिख दो, लिख दो। लिख दिया? अच्छा, जो निमोनिक अपना चल रहा था दिल से उपमा, उपमा के आगे भी लिख दो। तो आपको समझ आ गया? डी से क्या था? डेक्लरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और यू से क्या आ गया? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। चलिए अब स्टार्ट करें कहानी को, आ जाओ जी। देखो, सबसे पहले होता है, बेसिकली मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये एक ट्रैक बनेगा जिसके अंदर ऐसे 7 बनेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे 4, 5, 6 और 7। तो आप अपना स्पेस उसी अकॉर्डिंग मैनेज करके चलना। ट्रैक में 7 चीज़ें मैं लिखूंगा, ठीक है। तो आपको कोई दर्द नहीं होना चाहिए उन सब चीज़ों को देखकर। चलिए स्टार्ट करें। सेक्शन नंबर 124 करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले होता है रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, यस और नो। यानी सबसे पहले रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड होता है, यानी डिविडेंड प्रपोज होता है। सबसे पहले रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड होता है, यानी आप डिविडेंड रिकमेंड करते हैं कि इतना डिविडेंड देना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद बताओ क्या होता है? डेक्लरेशन ऑफ डिविडेंड, यानी फिर आप डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं, है ना। अच्छा, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद उसके अगले कितने दिनों में? विद इन 5 डेज आप क्या करोगे? डिविडेंड अमाउंट आप क्या करोगे? डिपॉजिट करोगे। कहां पर? सेपरेट बैंक अकाउंट ऑफ आ, ठीक है। तो 3 तो आपने लिख दिया, तो लिखो डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ क्या? डिविडेंड। डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट ऑफ अ शेड्यूल बैंक। फिर दसो, फिर की होएगा? 30 दिन कहां से? 30 दिन कहां से? डेक्लरेशन ऑफ डिविडेंड से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑसम। हाँ, घर में ही पढ़ रहे हो, हम तो पढ़ा ही नहीं रहे। नहीं, हम तो कुछ कर नहीं। अरे आजकल हम घर में पढ़ रहे हैं ना, तो बेटा यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ हाँ, कोई नहीं, अगले साल बात करेंगे। इधर आओ, चलो। यहां से विद इन कितने दिन? 30 डेज में आपको क्या करना होगा? विद इन 30 डेज, विद इन क्या? 30 डेज। ये 30 डेज जो है 5 डेज के बाद वाले नहीं है, डेक्लरेशन ऑफ डिविडेंड से। और विद इन 30 डेज में या तो आप डिविडेंड वारंट क्या कर दो? पोस्ट कर दो। डिविडेंड वारंट क्या कर दो? पोस्ट कर दो। डिविडेंड या तो आप पे कर दो या वारंट पोस्ट कर दो।
तो बताओ ऐसा या तो आपने कर दिया होगा, हेलो, आपने या तो 30 डेज में ऐसा कर दिया होगा, फिर तो ओके, फिर तो ओके, वरना फिर हमें ना रोके, आप पर लगाई जाएगी पनिशमेंट, आप पर लगाई जाएगी क्या, पनिशमेंट, जो बता रखी है सेक्शन नंबर कहां पर 127 में, वो क्या बता रखी है अभी आज ही हम थोड़ी सी देर में पढ़ भी लेंगे उसको। तो फिर आपके ऊपर यहां लिखो पहला पॉइंट, सेक्शन 127 वाली पनिशमेंट लग जाएगी आपके ऊपर, 30 डेज में डिविडेंड ना देने पर 127 वाली पनिशमेंट लग जाएगी। पहला पॉइंट समझ आ गया। प्लस अब आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाएगी, जो डिविडेंड आप 30 डेज में नहीं पे कर पाए या सामने वाले ने वो डिविडेंड आपसे नहीं लिया, मतलब कई बार क्या होता है डिविडेंड कलेक्ट करने आप आए नहीं, आप मान लेते हैं इस समय फॉरेन में है, आप इंडिया में आए नहीं, तो आप डिविडेंड कलेक्ट करने नहीं आए, तो यानी जो डिविडेंड अनपेड और अनक्लेम्ड रह गया, जो डिविडेंड अनपेड या अनक्लेम्ड रह गया, उसको विद इन नेक्स्ट 7 डेज, उसको नेक्स्ट विद इन, मजा नहीं आ रहा, उसको नेक्स्ट विद इन आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवा के। जो पैसा अनपेड और अनक्लेम्ड रह गया, डिविडेंड का जो पैसा बच गया, क्यों बच गया, या तो आपने पे नहीं करा या सामने वाले ने आपसे क्लेम नहीं करा, तो वो वाले पैसे का अमाउंट आपको जमा कराना होता है एक और अकाउंट खुलवाकर, और उस अकाउंट का नाम क्या होगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। चेकार लगाओ, उस अकाउंट का नाम क्या होगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। आपको वहां पर जाकर जमा कराना पड़ेगा विद इन 7 डेज। तो बताओ ये विद इन 7 डेज कहां से कैलकुलेट होंगे, हाँ, प्लस आपको क्या करना होगा, विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज मैं ऐसा बोलूंगा विद इन नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिनों में जो अमाउंट अनपेड या अनक्लेम्ड रह गया, उसे हम एक सेपरेट बैंक अकाउंट यानी अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ अ शेड्यूल बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। अकाउंट या बैंक, तो वही पूछ रहा। ये देखो कह रहे काश मेरा भी एक बैंक हो जाए, बैंक का किराया भी हो सकता है, बैंक कहाँ से हो जाएगा, कंपनी का ही। समझ आ रहा है आपको। तो अब बताओ बेटा, विद इन नेक्स्ट 7 डेज, विद इन नेक्स्ट, हेलो, विद इन नेक्स्ट, या तो आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया होगा या नहीं करा होगा। आ रहा है समझ या नहीं, बोल दो। विद इन नेक्स्ट 7 डेज में ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। बताओ बेटा, दो चीजें हो सकती है, या तो आपने ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट कर दिया, तो बताओ फिर कोई दिक्कत है, आप बताओ फिर कोई दिक्कत है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ओके। लेकिन अगर आपने ट्रांसफर नहीं करा अगले 7 दिनों में, तो ट्रांसफर ना करने की भी सजा है, कंपनी तुम्हारे पे लगने लग जाएगा इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट किस लिए लग रहा है, अमाउंट ट्रांसफर ना करने की सजा है।
समझ आ रहा है आपको? जैसे कई बारी क्या होता है, मैं आपको नॉर्मल बात समझाता हूँ, फिर ये आपको बहुत अच्छे समझ आएगी। कभी कभी आपको अचानक से आप बैठे होते हो, मम्मी से थप्पड़ पड़ता है, तो आप मम्मी से पूछते हो ये क्यों मारा? मम्मी ने क्या कहा? तेरे को वो सामान वहां रखने के लिए कहा था, तूने रखा क्यों नहीं? बस वही वाली बात है। तो यानी सजा तो उस चीज के लिए भी होती है कि आपने इधर से इधर क्यों नहीं करा। समझ आ रहा है आपको? ऐसी कंपनी में थप्पड़ बड़ा, कंपनी कह रही काहे मारा है रे? अरे तुमने अपना पैसा जो अनपेड अनक्लेम था उसको सेपरेट अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफर करा अभी तक? इस चीज की पनिशमेंट देख रहे हो, किस किस बात की पनिशमेंट इंसान सहे, ठीक है ना? तो लिखो जरा कंपनी पर, यहां पर क्या पनिशमेंट लगेगी? इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। आपके ऊपर इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम लगने लग जाएगा कंपनी पर। और ये किस चीज की सजा है? कितने? विद इन, समझ आ रहा है? और क्या हाल है ईमान? सब बढ़िया, ठीक है। चलो तो लिखो, ये इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर ना करने की वजह से पे करना पड़ रहा है, अमाउंट ट्रांसफर ना करने की वजह से लग रहा है, और बहुत जोर की लग रहा है, जस्ट लाइक कांटा लगा। हेलो, चले। अब मान लेते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। अब जिस दिन ट्रांसफर हुआ उसके 90 दिनों के अंदर अंदर ये 90 दिन कहां से? यहां से। ये 90 दिन कहां से? यहां मतलब जल्दी बताओ कहां से? 90 डेज कहां से? जब आपने पैसा कहां ट्रांसफर करा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। पिछली डेटों से कोई दिक्कत नहीं है इसको, है ना? तो बताओ उसके 90 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, और वो स्टेटमेंट में 3 बातें लिखनी पड़ेगी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, और उस स्टेटमेंट में कितनी बातें लिखनी पड़ेगी? 3 बातें। और 3 बातें बताऊं क्या है? नेम ऑफ द मेंबर, कौन से मेंबर का नाम जिनका डिविडेंड अनपेड है या अनक्लेम्ड है। दूसरा, उनका एड्रेस यानी उनका घर का पता, वो लिखेंगे। और तीसरी बात, उनका कितना अमाउंट पेंडिंग है वो लिखेंगे। ये 3 बातें कंपनी बनाकर अपनी वेबसाइट पर भी लिख देगी, और दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई और वेबसाइट कही है तो वहां पर भी उसको प्लेस कर देगी। क्या कोई नहीं? नहीं नहीं, क्या कोई नहीं? चलो, कंपनी 90 डेज में क्या करेगी? कंपनी प्रिपेयर करेगी एक स्टेटमेंट containing the following information. Containing the following information। और बताओ उसमें क्या क्या लिखेगी? नाम क्या है? पहले घर का पता जान ले, हैं? नेम ऑफ द मेंबर। दूसरा, घर का पता दो। नाम क्या है, घर का पता दो, और नहीं, यहां पर आपका अमाउंट जो पेंडिंग है, अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड कितना है वो सब आप लिखेंगे। और यही स्टेटमेंट जो आपने बनाई है वो आपको क्या करनी पड़ेगी? प्लेस्ड एट कंपनीज वेबसाइट, प्लेस्ड एट कहां पर?
कंपनी वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पर ये लिखना पड़ेगा। और दूसरा बताओ कहां पर, दूसरा एनी अदर वेबसाइट नोटिफाइड बाय सीजी। एनी अदर वेबसाइट नोटिफाइड बाय, न एजी न ओजी, ओजी नहीं सीजी, ठीक है नहीं। आओ जरा और बातें करते हैं। अब लास्ट आ रहा है। अब मान लेते हैं 7 साल तक कोई पैसे मांगने ही नहीं आया, समझ आ रहा है आपको? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, 7 साल तक जिसका पैसा था वो लेने ही नहीं आया। तो अब कंपनी तुम्हें ये पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल देना है। अगर कोई बंदा जिसका डिविडेंड पेंडिंग था, जिसका डिविडेंड पेंडिंग था, भाई लेने नहीं आया, पता नहीं उसको किसी ने कह दिया, बुलाती है वो लेकिन आता ही नहीं है, तो यानी ना तुम आए ना तुम्हारा कोई संदेश। हुण दसो की करिए, हुण दसो की करिए। तो बताओ आप ये पैसा उठाकर कहां पर डाल दो? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अलोंग विद इंटरेस्ट। इस अकाउंट में इंटरेस्ट भी तो इकट्ठा हो गया होगा। हाँ 7 साल का इंटरेस्ट, ये देखो कैलकुलेशन एफडी होगी, डबल हो गए। तो बताओ ये यहां से जिस दिन आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करा था ना, वहां से अगले 7 साल तक 7 ईयर्स। बताओ ये 7 ईयर्स कहां से है? स्टेटमेंट बनाने से या जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था? जब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था उसके अगले 7 साल तक अगर डिविडेंड क्लेम कर लिया, अगर डिविडेंड क्लेम कर लिया तो फिर ओके, वरना फिर हमें ना रोके क्या करने से? अनपेड डिविडेंड अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द IEPF। क्लेम नहीं हुआ तो ट्रांसफर द अनपेड ऑब्लिक अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट along with इंटरेस्ट टू कहां पर? IEPF यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। क्या आपको सेक्शन 124 का पूरा ट्रैक समझ आया? पहले एक बारी ना मेरे को पूरा सुना दो, ठीक है ना? रोज मैं आपको सुनाता हूं, आज मैं आपको मौका दे रहा हूं आप मुझे सुनाओ, पर थोड़ा देख के सुनाना। मैं मतलब शरीफ सा इंसान हूँ, आपको बताइए मैंने आज तक आपको कभी कुछ नहीं बोला। हे प्रभु हे दीनानाथ, है अंशु, मैंने आज तक कभी किसी को कुछ बोला? हिमांक को मैंने नहीं बोला भाई जागा रहा है क्लास में, कभी मैंने बोला हिमांक को? बताओ, मैंने आज तक नहीं बोला। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने आज तक कहा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। शुक्र है, मैं तो आशीर्वाद देने लगा था, सदा सुहागन रहो। चलो आओ हम स्टार्ट करते हैं, खेलें? आप सब रेडी हैं? हेलो, आओ जरा सुनाओ। सबसे पहले, नहीं ज्यादा मत सुना ना, सबसे पहले हम डिविडेंड रिकमेंड करेंगे। सबसे पहले हमारा डिविडेंड क्या होता है? रिकमेंड। सारे बच्चे बोलना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिविडेंड क्या करेंगे? रिकमेंड के बाद और डिक्लेयर के अगले कितने दिन में? 5 दिन में क्या करेंगे? सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और ये सेपरेट बैंक अकाउंट कहां खुलवाना है? यहां तक आ गया समझ? और फिर बताओ, फिर हमें डिविडेंड क्या करना होगा? पे विद इन हाउ मेनी डेज? और ये 30 डेज कहां से होंगे? क्या? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अच्छा, डिक्लेरेशन को ना अनाउंसमेंट भी कहते हैं। तो
तो विद इन 30 डेज आपको डिविडेंड पे कर देना है या डिविडेंड वारंट पोस्ट कर देने हैं। तो बताओ बेटा, आप दो सिचुएशन हो सकती है, आपने कर दिया और आप नहीं कर पाए। तो अगर आप नहीं कर पाए तो आपके ऊपर सेक्शन 127 में बताई गई पनिशमेंट लगेगी। वो क्या है, बस जस्ट इसके बाद वहीं जा रहे हैं हम। okay. 127 की पनिशमेंट लगेगी, प्लस अब जो पैसा अनपेड और अनक्लेम्ड रहेगा, जो पैसा अनपेड और उसको अगले कितने दिनों में, कितने डेज में, कहां ट्रांसफर कर दोगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। और ये भी कहां खुलवाओगे, शेड्यूल बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलेगा, अनपेड डिविडेंड फॉर द ईयर, ये ठीक है। अब बताओ, जब 7 दिनों में या तो आपने ट्रांसफर कर दिया होगा या नहीं। अच्छा, अगर आपने ट्रांसफर मतलब इधर का सामान उधर करके नहीं रखा तो पता है ना मम्मी की, तो बताओ यहां पर कंपनी को पड़ेगी जोरदार रैपेट, जोरदार रैपेट। बताओ, और ये क्या लगेगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी किस बात की, इंटरेस्ट एट द रेट, समझा रहे। और जिस दिन ट्रांसफर हो गया उसके अगले कितने दिन में आप कंपनी को क्या बनानी है, एक स्टेटमेंट बनानी है और उसके अंदर क्या लिखना है, नाम क्या है, घर का बता दो और कितना पैसा अनपेड है। और ये जो स्टेटमेंट बनी है इसको प्लेस कर देना है या तो कंपनी की वेबसाइट पर, प्लस और किस पर। और बताओ बेटा, अगर 7 साल तक ना तुम आए ना तुम्हारा कोई संदेश डिविडेंड लेने के लिए, तो भाई ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा अलॉन्ग विथ क्या, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पर, समझ आ रहे। और अगर कोई पर्सन ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, मतलब हाँ वही कि वो जो है सेक्शन 124 की बातें नहीं मानता। अगर कोई पर्सन सेक्शन 124 की बातें, तो उसके ऊपर क्या लगाई जाएगी, पनिशमेंट। तो यानी अब जहां पर ये ट्रैक बना दिया उसके नीचे लिखना पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 124, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, ये इसी सेक्शन में लिखना है आपको, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 124। यानी अगर आप सेक्शन 124 की बातें नहीं मानते, अगर आप सेक्शन 124 ने इतनी सारी बातें गई है, पूरा ट्रैक पढ़ लिया आपने और आप उसकी बातें नहीं मानते, तो फिर क्या होगा वो जरा सुन लो। फिर लगेगी पनिशमेंट, ठीक है। और पनिशमेंट जो है पेनल्टी है, किस किस पे पेनल्टी लगेगी, कंपनी पर। आओ जरा बात करते हैं। पनिशमेंट कंपनी पर मिनिमम क्या लगेगा, 1 लाख रुपए, या ऐसे लिख लो, कंपनी पर क्या लगेगा, 1 लाख लगेगा, प्लस जितने दिन ये कॉन्ट्रावेंशन चलता रहा, मतलब सेक्शन 124 का बनता रहा। तो बताओ, अब जरा सुनना, फर्दर पेनल्टी भी आपसे ली जाएगी, कितना रुपए की, 500 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट, मतलब 1 दिन की पेनल्टी आपको माफ कर देंगे। आप समझ रहे हो, आफ्टर द फर्स्ट। अब आपको समझ आ गया लॉजिक, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप क्लाइंट को बताएंगे कि यार चलो आपकी 1 दिन की पेनल्टी बचवा देंगे, वो खुश हो जाएगा, यार तेरे को तो बहुत नॉलेज है, समझ आ रहा है। आप उसका बताओ ज्यादा पेनल्टी भरवा देंगे तो वो आपसे परेशान होगा, भाई इसको नहीं कुछ आता। आफ्टर द फर्स्ट, समझ रहे हो, 1 दिन की पेनल्टी माफ कर देते हैं। तो बताओ 500 पर डे आफ्टर फर्स्ट, लेकिन ये भी मैक्सिमम कितना हो सकता है बताओ, 500 पर डे आफ्टर फर्स्ट, मैक्सिमम कितना, 10 लाख रुपीस। ये 10 लाख इसका है सिर्फ मैक्सिमम, वो अलग चीज है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उसको क्या कह रहे हैं, तुझसे लेंगे क्या 25,000 प्लस 100 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर फर्स्ट, 100 रुपीज पर डे आफ्टर फर्स्ट।
और ये जो 100 रुपीज पर डे आफ्टर फर्स्ट टाइम मैक्सिमम कितना 2 लाख। क्या आपको सेक्शन 124 स्प्राइट हो गया? क्या आप सबको सेक्शन 124 स्प्राइट हो गया? नमन कुछ पूछना चाह रहे हैं आप सबके समक्ष, नमन की आवाज। रुको अभी आ जाओ जरा, इसके बाद इनका डाउट 127 में अपने आप स्प्राइट हो जाएगा। आ जाओ 127 पर आएंगे आप सब, गली नंबर 8.31 पर। मैं तो आपको कहूंगा आप 8.32 पे नोटिंग कर लो, क्योंकि 8.31 पे ना आप 126 की नोटिंग कर लेना, फिर आप बाद में मेरे से लड़ोगे। तो आप क्या करो 8 पॉइंट कहां पर आ जाओ 32 पर उसकी नोटिंग स्टार्ट करेंगे हम। तो आप लिख लो जरा, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज। हेडिंग यहां भी बना लेंगे, सेक्शन की लिस्ट में भी बना लेंगे, और जहां दिल से उपमा एप्पल, दिल से उपमा इडली एप्पल पसंद है तो पसंद है में पी से लिख लेना इसका मीनिंग। पी से क्या हो गया पनिशमेंट। चलो जी लिखो लिखो फटाफट से, देखते हैं बिना बातों के कौन लिख पाता है, यही तो असली मजा है। चलिए स्टार्ट करें। देखो आपने 3 जगह हेडिंग बना ली है, 3 बारी तो आपने वैसे ही लिख लिया। पहला आपने सेक्शन के सामने लिख लिया, दूसरा आपने लिस्ट में लिख लिया, और तीसरा आपने निमोनिक के सामने। ये पसंद है में क्या है, पी से क्या आ गया पनिशमेंट। बताओ ये किस चीज की पनिशमेंट है? अगर आप डिविडेंड कितने दिन में नहीं देते 30 डेज। याद आ रहा है आपको? ये नहीं। अब ये क्या पनिशमेंट है वो सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब रेडी हैं और हम सब सेक्शन नंबर 127 पे चलते हैं। देखो 127 है क्या, पनिशमेंट। किस चीज की पनिशमेंट? अगर कंपनी आप 30 डेज में डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं करते या फिर आप डिविडेंड पे नहीं करते, दोनों में से एक काम भी करते हैं तो बच जाओगे, और अगर नहीं करा तो फिर पनिशमेंट पाओगे। तो लिखो जरा, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड लिखना मेरे साथ। ये हो गया डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आज डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उसके 30 डेज में, हेलो, उसके कितने दिन में 30 डेज में। अरे वो छोड़ो, अब हो गया, कितनी बारी वही लिखते रहोगे। अब बताओ, कह रहे हैं वो 5 दिन भी लिखो, 5 दिन में अमाउंट ट्रांसफर करना होता है सेपरेट बैंक अकाउंट में। रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड भी लिख देते हैं पहले बेटा, रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड। चलो चलो विद इन 30 डेज जो क्या है डिविडेंड, या तो आपने पे कर दिया होगा या फिर वारंट पोस्ट कर दिए होंगे। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो ओके, वरना फिर हमें ना रोके। किस चीज के लिए? आपके ऊपर लगेगी क्या पनिशमेंट। और जरा पनिशमेंट सुनने वाली है यहाँ पर।
पनिशमेंट सुनने वाली है। कंपनी के सभी डायरेक्टर्स, एक भी डायरेक्टर को नहीं छोड़ेंगे, सभी डायरेक्टर को क्या कह रहे हैं, 2 साल के लिए रोटी कपड़ा मकान फ्री। समझ आ रहा है आपको? खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, ठीक है ना? है? अब ये देखो कह रहे बेल करवा दे इनकी। बेटा भीड़ जनता भरी बैठी है तो अपना समझे। तो यहां पर देखो एवरी डायरेक्टर को ध्यान रखना, एवरी डायरेक्टर को क्या होगा, जरा सुनो, अप टू 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट, 2 साल मैक्सिमम है, हो सकता है आपको 1 दिन की मिले, अप टू 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट प्लस, ध्यान देना प्लस, एंड ही शेल ऑल्सो बी लायबल, और हर डायरेक्टर क्या होगा, मिनिमम फाइन रोज का कितना, 1000 रुपीज पर डे, जब तक ये मतलब आप डिविडेंड दे नहीं देते एक्चुअल में, तब तक रोज का 1000 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा, प्लस क्या 1000 रुपीज पर डे, 1000 रुपीज पर डे। ये तो डायरेक्टर के लिए पनिशमेंट है, कंपनी के ऊपर भी पनिशमेंट है। बताओ यहां पर कंपनी पे पनिशमेंट है कि कंपनी, तेरे मन में तो हमेशा यही होना चाहिए कि देर ना हो जाए कहीं, मतलब डिविडेंड टाइम से देना, ठीक है ना? तो बताओ अगर डिविडेंड देने में देरी करी तो कंपनी, सब पर तो मुश्किल इंटरेस्ट लगता है, तेरे पे क्या लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट, आसान इंटरेस्ट। तो यानी कंपनी को पे करना पड़ेगा कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एट द रेट कितना परसेंट, 18% के हिसाब से आपके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। ध्यान रखना यात्री कृपया, वैसे हमेशा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वैसे हमेशा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अगर नहीं भी लिखा तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट माना जाता है, यस और नो, पर जो लिखा है नहीं तो फिर वो माना जाएगा। अब यहां पर लिखा हुआ है कंपनी पर क्या लगेगा, बताओ मुश्किल इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, समझा रहा है आपको? और कंपनी में लिखो, ध्यान रखना, इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम, और ये इंटरेस्ट कौन सा है, आसान, सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा आपका ध्यान भी जाएगा, नोरा लिख लो, मतलब ऐसा केस में भी, ठीक है, तो डिफेंडर लिख ले, ठीक है, डिफेंडर है ना तेरी फेवरेट, कौन सी है, वैगनार वो ऑपोजिट होगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। चलो यहां तक का पॉइंट समझ आया आपको कि नहीं आया, पहले ये बता दो आप सब मुझे। सर कुछ केसेस में आप ये पनिशमेंट से बच सकते हैं, 5 ऐसे केसेस हैं, कितने ऐसे केसेस हैं, 5 ऐसे केसेस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जहां पर आपके ऊपर पनिशमेंट नहीं लगेगी, कंपनी और उसके डायरेक्टर पर पनिशमेंट नहीं लगेगी, उसको कहते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम द पनिशमेंट, उसको क्या कहते हैं हम, एग्जेम्पशन फ्रॉम द पनिशमेंट। समझ आ रहा है आपको? देखो एक वर्ड होता है नॉट एप्लीकेबल और एक वर्ड होता है एग्जेम्पशन। नॉट एप्लीकेबल वर्ड का मतलब होता है ये सेक्शन आप पे लगता नहीं, और एग्जेम्पशन का मतलब लगता है पर हटा दिया गया है। दोनों ही केस में आप फॉलो नहीं करेंगे वो चीज, पर फर्क पता होना चाहिए। एक होता है ये चीज आप पर लगती ही नहीं है, वो होती है नॉट एप्लीकेबल। एक चीज होती है आप पर लगती है पर हटा दी गई है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर एग्जेम्पशन दी है, मतलब आपके ऊपर से ये चीज हटा दी है कि चलो आप पर इन 5 केसेस में पनिशमेंट नहीं लगाएंगे, इन 5 केसेस में आप पर ऊपर पनिशमेंट नहीं लगाएंगे। और बताओ 5 केसेस में दिक्कत क्या होगी, कंपनी की गलती होगी या नहीं होगी? 30 दिन में ना पे करने के पीछे कंपनी की कोई गलती
नहीं होगी, उन सिचुएशंस पर कंपनी पर पनिशमेंट नहीं लगाई जाएगी। और वो 5 सिचुएशन कौन कौन सी है वो एक एक करके डिस्कस करें। हो गया आपका डाउट क्लियर? जब कंपनी की गलती नहीं होगी तो कंपनी पर पनिशमेंट भी नहीं लगेगी, यही था ना आपका डाउट? हाँ, बस वही अब एक एक करके ऐसे कौन से केसेस हैं जब कंपनी पर पनिशमेंट नहीं लगेगी। तो आप लिखना जरा पहले एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। अगला पॉइंट बनाओ। नहीं, आप जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप हेडिंग बना लो बस, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट वाइज लिखना है हमारे को। एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, इसका मतलब क्या है? एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट का मतलब क्या हुआ आपके हिसाब से? मतलब आपने 30 दिन में पैसे नहीं भी दिए तब भी आपके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं लगेगी। लिख लो ब्रैकेट में, कंपनी ने 30 डेज में डिविडेंड पे नहीं भी करा तब भी उसके ऊपर फाइन, तब भी उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं लगेगी। ठीक है, चले खेले। अब इसके अंदर ना पहले फर्स्ट केस नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कब कब आपको पनिशमेंट नहीं लगेगी। इसके अंदर आप फर्स्ट केस नोट कर लो बेटा। चले आओ जरा, 2 एग्जाम्पल करेंगे, आपको बातें स्प्राइट हो जाएंगी। आप खुद कहेंगे कि यार नहीं लगनी चाहिए पनिशमेंट। करें स्टार्ट। तो पहले का एग्जाम्पल जरा सुनो और लिख भी लेना साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कंपनी के कुछ मेंबर्स हैं, कंपनी के कुछ मेंबर्स हैं और वो क्या है? एनआरआई मेंबर्स हैं। कंपनी के कुछ एनआरआई मेंबर्स हैं। अब कंपनी इन्हें डिविडेंड देना चाहती है, मालिक तो ये भी है, तो कंपनी इन्हें क्या करना चाहती है? आवाज में दम नहीं, कंपनी इन्हें क्या करना चाहती है? पहला पॉइंट समझा क्या? लेकिन फेमा कहता है, फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहता है, ध्यान देंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहता है कि अगर आपको अपने एनआरआई मेंबर को क्या करना है? डिविडेंड देना है, तो आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड या पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिक्वायर्ड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू एनआरआई मेंबर रिक्वायर्ड आरबीआई अप्रूवल। यानी पहले आरबीआई से पूछो, फिर इनको क्या दो? डिविडेंड दो। अब बताओ बेटा, आरबीआई के अप्रूवल जब तक नहीं आएगी आप डिविडेंड दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? क्या कह रहे हो? नहीं, सारे बच्चे बताएंगे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और बताओ बेटा, आरबीआई की अप्रूवल आने में देरी हो रही है, डिले इन अप्रूवल हो रही है, जिस वजह से हम 30 डेज में पेमेंट नहीं कर पाए, जिस वजह से डिले इन अप्रूवल की वजह से हम 30 डेज में पेमेंट नहीं कर पाए। तो बताओ बेटा, कंपनी के ऊपर पनिशमेंट लगनी चाहिए क्या? मतलब हम, मतलब बेसिकली कंपनी 30 डेज में पेमेंट नहीं कर पाई, आप बताओ क्या कंपनी के ऊपर पनिशमेंट लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? क्या कह रहे हो? नहीं, आवाज नहीं आ रही ना, क्या कह रहे हो? नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कंपनी की गलती थोड़ी ना है,
यहां पर कंपनी की जब तेरी गलती नहीं है तो पनिशमेंट किस बात की? जैसे अब आप क्या कहते हो, मम्मी मैंने कोई गलती नहीं करी तो आप मुझे मार नहीं सकते, फिर भी मम्मी 2-4 लगा ही देती है। क्यों नहीं मार सकती? माँ हूं तेरी, था पॉइंट समझ आ रहा है आपको? लेकिन एक बात बताओ, जब गलती नहीं है तो आप क्या कहोगे, भैया मैं नहीं खाऊंगा मार। गलती हो तो मम्मी एक की जगह 5 थप्पड़ मार लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कहूंगा तो मैं तब भी लेकिन वैसे आप क्या कहते हो, भाई मेरी कोई गलती नहीं है, बताओ देरी किसकी वजह से हुई है? आरबीआई की वजह से। लॉ ऐसा कहता है भाई, लॉ की रिक्वायरमेंट पूरा करने में टाइम लग रहा है, तो एनआरआई मेंबर कह रहे हैं हमें तो आपसे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, आप पर तो पनिशमेंट लगनी चाहिए। लॉ कहता है नहीं लगेगी। यानी जब ड्यू टू क्या, ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिविडेंड आप किस लिए नहीं पे कर पाए, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, कोई और लॉ ऑपरेट होने की वजह से, कोई और लॉ, हेलो मजा नहीं आया, कोई और लॉ, आप 30 डेज में डिविडेंड नहीं दे पाए तो इस चीज के लिए आपके ऊपर कोई पनिशमेंट। तो यहां पर आपको 30 डेज में क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि आपने फेमा की बातें माननी थी, ठीक है ना। एक और एग्जांपल करते हैं, लिख लिया ये एग्जांपल, लिखा, ये आपका क्वेश्चन है सारे एग्जाम के। ये है कंपनी का बैंक अकाउंट, ये कंपनी का क्या है, बैंक अकाउंट, ठीक है। और कंपनी ने टाइम से टैक्स जमा नहीं कराया, या कंपनी पर कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है इनकम टैक्स वालों की वजह से, तो बताओ बेटा बैंक अकाउंट को क्या कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, सीज कर दिया गया, ठीक है ना। यानी सीजर ऑफ सीजर बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कंपनी का बैंक अकाउंट सीजर बाय कौन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो बताओ बेटा, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे अकाउंट सील कर दिया है कि भैया अब ना इस अकाउंट में कुछ जा सकता है, ना इससे कुछ बाहर आ सकता है। तो बताओ बेटा, आप 30 डेज में डिविडेंड दे पा रहे होंगे या नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट ही क्या हो गया है, आ रहा है समझ? हाँ जी, ये सर नो। तो बताओ बेटा, ये कौन से कानून की वजह से हो गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, बोलो यस या नो। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की वजह से आप नहीं दे पा रहे। तो बताओ बेटा, कंपनी पर आप पनिशमेंट लगनी चाहिए, समझ आ रहा है आपको? तो पहला केस आपको समझ आ गया, कई बार ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ एनी अदर लॉ, किसी और लॉ की वजह से आप 30 दिन में, मतलब कोई और लॉ लगने की वजह से आप 30 दिन में डिविडेंड नहीं दे पाते, कोई और लॉ लगने की वजह से आप 30 दिन में डिविडेंड, मजा नहीं आ रहा, कोई और लॉ लगने की वजह से आप 30 दिन में डिविडेंड, तो भाई फिर आपकी तो ना गलती है, समझ आ रहा है आपको? आप तो कह रहे थे हम तो 30 डेज में दे ही देंगे डिविडेंड, हमारे मन में तो यही होता है देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, लेकिन देर होने का कारण आप खुद नहीं है, कोई और है। तो भाई आप तो नहीं है ना, तो आपके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं लगेगी। फर्स्ट पॉइंट समझ आया आपको या नहीं आया? पक्का? नोटिंग डन है? ठीक है जी। सेकंड केस आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला हो गया ऑपरेशन ऑफ लॉ, जेकार लगाओ, पहला अपना क्या हो गया, सेकंड नोट करो, ये बहुत बढ़िया। आप देंगे तभी आप जैसों के लिए आपके एसेट बेच के टैक्स रिकवर करा जाता है, इंटरेस्ट रिकवर करा जाता है। गलती है आपकी, गलती है आपकी, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी गलती है? बैंक अकाउंट सीज है, निकल सकते हैं पैसे,
नहीं, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, बैंक अकाउंट सीधे पैसे निकल सकते हैं उससे? तो जब निकल ही नहीं सकते तो आगे कहाँ से भेजोगे? एक बात बताओ, आपको सजा कब दी जाए? जब आपकी गलती हो या ना हो? गलती हो। और अगर गलती नहीं है तो आपके ऊपर कोर्ट या आरओसी या मतलब पनिशमेंट लगाएगा या नहीं लगाएगा? फिर थोड़ा लगाएगा। अगर आपकी गलती, अकाउंट आपका सीज पड़ा हुआ है, कह रहे हैं अगर हमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाले, मैं तो कह रहा हूं कहीं पर भी आपने दूसरे लॉ की गलती की वजह से या किसी की मतलब प्रोसीजरल डिले की वजह से, आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, आपको थोड़ा फिर किसी भी चीज की पेनल्टी लगनी चाहिए। यार वैसे नहीं कर रहे, बताओ चाइनीज। वो तो अलग चीज क्या है? हाँ, वो कंपाउंड, ये सिंपल। वो कंपाउंड, जब कुछ नहीं लिखा तो हमेशा क्या होता है? कंपाउंड। और लिखा है तो जो लिखा है, फिर जो लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, आप स्कूल से लड़कर आए हैं आज घर पे, एक तो आप लड़कर आए हैं, एक गलती आपने ये करी, दूसरा मतलब लड़कर कह रहे हैं, हम तो पिट कर आए हैं, चलो एक हम पिट कर आए हैं, मतलब स्कूल में लड़ाई करके आए हैं, एक गलती है। और लड़ाई के अंदर मान लेते हैं हमारा फोन भी कहीं गिर गया, हमें पता नहीं चला, तो बताओ आपकी एक गलती है या दो गलती है? दो गलती है। तो बताओ पिताजी आपको कितनी चीजों के लिए पीटेंगे? तो दो गलतियां, दो सजाएं। सेम गलती के लिए दो बारी सजा नहीं मिल सकती, पर दो गलतियों के लिए तो दो सजा ही मिलेगी ना। समझ आ रहा है आपको? थैंक यू वेस्ट करने के लिए टाइम। अच्छा चलो, सेकंड पॉइंट आप सबने नोट करा? हाँ जी चले, सेकंड पॉइंट आपने नोट करा? आओ जी आओ, फिर आओ बातें करते हैं आपके सेकंड पॉइंट की ओर। पहले ध्यान दे देना और मेरे साथ साथ बना भी लेना, आपको समझ आता रहेगा। ये है कंपनी का शेयर होल्डर जिसका नाम है मिस्टर एक्स। ये कंपनी का कौन है? शेयर होल्डर जिसका नाम क्या है? मिस्टर एक्स। इसने ना कंपनी को एक इंस्ट्रक्शन दी है। इसने कंपनी को एक क्या दी है? इंस्ट्रक्शन, कि जो मेरा डिविडेंड का अमाउंट है ना, वो ना मेरे क्रेडिटर को पे कर देना। क्योंकि आपने तो बोला था हम डिविडेंड किस किस को दे सकते हैं, जल्दी बताओ हम डिविडेंड किस किस को दे सकते हैं? या तो मेंबर को देते हैं, या फिर किसको देते हैं? जिसको ये ऑर्डर कर दे। तो इस बार इसने ऑर्डर करा है किसको? कि इसकी पेमेंट किसको कर देना? क्रेडिटर को। बोलो आ रहा है समझ या नहीं? दम नहीं है आवाज में, यस या नो? यानी मिस्टर एक्स ने इंस्ट्रक्शन दी है, पे माई डिविडेंड टू माई क्रेडिटर। मेरा डिविडेंड मेरे क्रेडिटर को पे कर दिया जाए। अब कंपनी ने अपने बैंक को ये आगे इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करी, तो जो क्रेडिटर की डिटेल्स आपने दी थी और जो बैंक अकाउंट उस क्रेडिटर का है, उससे डिटेल्स आपस में मैच नहीं हो रही। तो बताओ क्या क्रेडिटर के अकाउंट में पैसे जा पाए या नहीं जा पाए? ठीक है, तो यानी क्रेडिटर्स डिटेल्स डज नॉट मैच नहीं हो पाई, डज नॉट मैच। अब बताओ फिर क्या होगा? अब जरा सुनो, कंपनी ने पेमेंट करने की कोशिश करी, पर अकाउंट डिटेल मैच ना होने की वजह से पेमेंट नहीं हो पाई। तो कंपनी, अब ये तेरी ड्यूटी बनती है, तू इसके बारे में शेयर होल्डर को बताए। समझ आ रहा है आपको? कंपनी, अब ये तेरी ड्यूटी बनती है कि तू इसके बारे में इंटीमेशन दे, इंटीमेट करे टू द शेयर होल्डर कि जिसको आपने पैसे देने के लिए कहा था उसको हम पैसे नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उसकी डिटेल मैच नहीं हो रही। तो यानी इंटीमेशन
दो केस हो सकते हैं। अगर आपने एक्स को बताया, फिर तो बताओ बेटा आपको एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट मिलेगी, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट मिलेगी, मतलब आप पर पनिशमेंट नहीं लगाई जाएगी क्योंकि आपने अपने पार्ट पर सब कुछ कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, पेमेंट नहीं हो पाई, इसके बारे में आपने एक्स को बताया ही नहीं, तो लॉ कहता है भाई आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी, तो इस केस में आपके ऊपर पनिशमेंट लगेगी और बहुत जोर की लगेगी, जस्ट लाइक कांटा लगा। समझ आ रहा है आपको? अब आप पढ़ो सेकंड पॉइंट जो आपने पढ़ा था, सेक्शन 127 से आपको एग्जेम्पशन कब कब मिल जाएगी, ये देखो, ये देखो। अब सुनना, पहले पढ़ना, आपको तभी समझ आ जाएगा। सबसे पहले शेयर होल्डर ने क्या दी? डायरेक्शन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और वो डायरेक्शन पूरी हो पाई है या नहीं हो पाई? नो, नहीं हो पाई। और फिर सेम तीसरी बात, सेम बात आपने क्या कर दी? कम्युनिकेट भी कर दी उस शेयर होल्डर को, तो आप बच पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो आप लिख लो 1 2 3, 1 2 3। तो ये देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 समझ आया आपको या नहीं? बताओ, इतने बड़े होकर 1 2 3 समझ रहे हो? चलो जी, क्या आपको दो केसेस समझ आ गए? कौन से केसेस समझ आए हैं? कि जब जब पनिशमेंट लगेगी या नहीं लगेगी? ठीक है, अच्छा जी। थर्ड केस, थर्ड केस लिखो। थर्ड केस करें, सुनो ना सुनो ना। थर्ड पॉइंट नोट करा सभी ने? अब सुनो मेरी बात। मान लेते हैं एक कंपनी का शेयर होल्डर है मिस्टर जेठालाल चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, ये निपट गया। अब इसके निपटने के बाद लड़ाई छिड़ गई बबीता और दया में। दया कह रही है, हे माँ, माता जी, जेठालाल मेरे पति हैं, थे, अब तो थे। और बबीता क्या कह रही है? दीदी तेरा देवर दीवाना। मतलब बबीता कह रही है यार ये मेरा हस्बैंड है, और अब इस बात को लेकर इनमें डिस्प्यूट चल रहा है कि भैया फाइनली कौन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसको ये शेयर मिलने चाहिए। तो जब तक ये यही नहीं कंफर्म हो रहा शेयर किसको मिलने चाहिए, तो ये भी तो नहीं कंफर्म हो रहा कि फिर डिविडेंड किसको मिलना चाहिए। तो यानी जब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता हम ये डिविडेंड किसको दें हमें खुद को ही नहीं पता चल रहा, तो कंपनी की कोई गलती नहीं है। यानी जब डिविडेंड का राइट टू रिसीव को लेकर क्या चल रहा है? डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट चल रहा है, समझ आ रहा है? तो जब डिस्प्यूट चल रहा है, तो जब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होगा हम किसी को डिविडेंड दे ही नहीं सकते ना। पहले भैया फाइनल कर लो किस जेठा किसका है और उसके शेयर किसके है। जाओ कोर्ट में लड़ लो, कोर्ट जब फैसला दे देगा तो आप आकर हमारे से डिविडेंड ले जाना, हमने आपका डिविडेंड अलग करके रखा हुआ है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। पर जब तक क्लियर नहीं होगा हम ऐसे किसी को भी नहीं दे देंगे, कहीं आपको दे दे, कल को वो वाइफ निकली फिर। समझ आ रहा है आपको? तो ये सिचुएशन है। यानी जब डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग राइट टू रिसीव द डिविडेंड, डिविडेंड के राइट टू रिसीव को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा? उस सिचुएशन में भी क्या होगा जल्दी बताओ? कंपनी की गलती नहीं होगी, कंपनी पे पनिशमेंट
नहीं लगाई जाएगी। बोलो 3 बातें अगर आपको समझ आ गई हो तो, 3 बातें समझ आई है सभी को? चलो थर्ड के बाद फोर्थ लिखना। गुलाबो लिख दो। अच्छा एक एपिसोड आया था, याद आ रहा है क्या? जो टेंट लगाकर बैठ गई थी उनकी उस पे। ये देखो इनके कॉन्सेप्ट देखे। अंशु लिख दो यहाँ, मतलब कहाँ लिखूं? बबीता की जगह, जेठा की जगह, दया की जगह, बबीता की जगह। चलो यहाँ पर चल रहा है, समझ आ रहा है? डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पर। लिख लिया हो तो बता देना 3 केस। 3 के बाद फोर्थ केस पर चलते हैं। ये एग्जाम्पल सभी ने नोट कर लिया हो तो बता देना। किसी का नोटिंग रह तो नहीं गई एग्जाम्पल की? आओ जरा फोर्थ केस लिखना। अच्छा चलो मैं आपसे एक बात करता हूं, आपको बात नहीं समझ आ जाएंगी, ठीक है? लेट सपोज नमन जो है आपके पैसे नहीं पे कर रहा। नमन ने आपको पैसे पे करने हैं और वो आपको पैसे पे नहीं कर रहा। अब ये ट्रांजैक्शन 1 थी जिसके नमन आपको पैसे पे नहीं कर रहा और बहुत दिन हो गए आप उसको आवाज लगा रहे भाई पैसे दे जा पैसे दे जा, पर ये पैसे दे ही नहीं रहा। तो आप नमन से बहुत खुश हुए होंगे ना अभी तक में, बहुत दुखी होंगे कि भाई यार ये बंदा मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहा। आज दूसरी ट्रांजैक्शन हुई, अब दूसरी ट्रांजैक्शन में आपने नमन को पैसे देने हैं। पहली ट्रांजैक्शन में आपने नमन से पैसे लेने थे, लेट सपोज 10,000 रुपए। अब दूसरी ट्रांजैक्शन हुई और वो हुई लेट सपोज 8,000 की। तो अब आप नमन को ये 8,000 दे आएंगे ना, चलो वो नहीं दे रहा तो ना दे, हम तो दे आएंगे, क्या करोगे? आवाज में दम नहीं, आप क्या करोगे? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, आप क्या करोगे? 8,000 देने जाओगे या 8,000 को एडजस्ट करोगे? बस यही बात है। ये जो नमन ने कंपनी को कॉल सिनेरियर चल रहा था, क्या चल रहा था? तो भाई ये पैसे दे नहीं रहा, कॉल मनी दे नहीं रहा। अब डिविडेंड लेने की बारी आई तो खड़ा हो गया लाइन में आकर। तो हमने कहा भैया तेरे जो डिविडेंड का अमाउंट बनता है ना, वो हमने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। किसके साथ? कॉल सिनेरियर के साथ। और ऐसा करना लॉ क्या करता है? अलाउड। तो बताओ नमन को इस बार डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? और नमन ये थोड़ा ना कह सकता है कंपनी तेरे पे पनिशमेंट लगेगी तूने मुझे डिविडेंड नहीं दिया। बताओ इस सिचुएशन में कंपनी को पनिशमेंट लगने बनती है या नहीं बनती? भाई तू मेरे पैसे नहीं दे रहा तो मैं तेरे पैसे क्यों दूं? मैं पहले एडजस्ट करूंगा अपने सारे। समझ आ रहा है आपको? आवाज में दम नहीं है। यस या नो? क्या हो गया, बेहोश क्यों हो? समझ आ रहा है? यस या नो? हाँ चलो, लाइन जो है इस पे डालो, लॉफुली एडजस्टेड पे। और लॉफुली एडजस्टेड का एग्जांपल हो गया कॉल सिनेरियर, यानी कॉल सिनेरियर के साथ आपने एडजस्ट कर दिया और लॉ आपको ये सब चीजें अलाउड करता है। ये क्वेश्चन भी दिखेगा आज आपको होमवर्क में। हाँ जी चले, और लास्ट लिखना, लिखो जरा लास्ट लिखो पहले।
लास्ट क्या कह रहे हैं, कोई और कारण जिसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, उस वजह से, मतलब कोई और एनी अदर कारण जिसमें कंपनी की कोई गलती नहीं थी 30 डेज में पेमेंट डिविडेंड ना करने में, मतलब कंपनी ने 30 डेज में डिविडेंड पे नहीं करा, लेकिन पे ना करने के पीछे कंपनी की कोई और गलती नहीं थी, तो फिर भाई कंपनी को एग्जेम्पशन मिल जाएगी फ्रॉम द पनिशमेंट। मतलब इसके थ्रू ना लॉ मेकर क्या चाह रहे हैं कि देखो हमने स्पेसिफिक केस तो बता दिए, लेकिन इसके अलावा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कभी कोई और सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पर कंपनी 30 दिन में डिविडेंड ना दे पाए, और अगर कंपनी की कोई गलती नहीं है तो उस पर आप पनिशमेंट मत लगाना। बोलो समझ आ रहा है आपको? पक्का ना? यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? अच्छा, अब एक नीचे पॉइंट बनाना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 127 टू निदेश, और उसके बाद ये बात लिख लेना, इसके बाद ये पैराग्राफ लिख लेना। ठीक है बेटा? स्टार्ट करें? बहुत आसान है। देखो, निधि कंपनी कौन होती है, कोई बताए? सेल्फ हेल्प ग्रुप कंपनी। किसी को ना पता हो निधि कंपनी क्या होती है तो मैं बता देता हूं बेटा। पक्का सबको पता है? हमने फाउंडेशन लेवल में भी पढ़ा हुआ है यार। बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कंपनी है ये, ठीक है? कि यहाँ पर क्या होता है, जो नहीं, यहाँ पर क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो सब पैसा इकट्ठा करते हैं, और जो पैसा इकट्ठा होता है वो आपस में किसी मेंबर को ही उधार पर दे देते हैं। ऐसी कंपनी वाले जो काम करते हैं, जो कंपनी ये काम करती है कि मेंबर से पैसा इकट्ठा करके मेंबर को ही दे देना, इज नोन एज कौन सी कंपनी? निधि कंपनी। ठीक है? इसके बारे में हम सेक्शन नंबर 406 आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे, हमारे तो इतना ज्यादा है नहीं। ठीक है? तो अगर आप निधि कंपनी है तो निधि कंपनी पे पनिशमेंट ऐसे नहीं लग जाएगी। जैसे मान लेते हैं निधि कंपनी ने डिविडेंड देना है किसको? मेंबर को। और कितना रुपए का डिविडेंड देना है? अप टू ₹100 का। मान लेते हैं हर्ष जो है निधि कंपनी का मेंबर है, और निधि कंपनी ने इसको कितने रुपए देने हैं? 100 रुपए का डिविडेंड इसका बनता है, तो इट शैल बी सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 127। हम ये मानकर चलेंगे कि निधि कंपनी ने कौन सी कंपनी ने? सेक्शन 127 का प्रॉपर पालन कर दिया है। कब? अगर उन्होंने जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट थी ना, उस एरिया के लोकल लैंग्वेज में एक लोकल न्यूज़पेपर में कर दी, प्लस ये बात नोटिस बोर्ड पर 3 महीने से लगा रखी है कि 3 महीने तक लगाई रखी। क्या लगाई रखी? कि भैया डिविडेंड अनाउंस हो गया, आकर डिविडेंड ले जाओ। और अगर कोई 30 डेज में नहीं लेने आया डिविडेंड तो उसके लिए कंपनी पर कोई पनिशमेंट नहीं लगेगी। लेकिन ये किसके लिए? जिनका डिविडेंड का अमाउंट, कौन से मेंबर नहीं पनिशमेंट के लिए कह सकते? जिनका अमाउंट कितना है? 100 रुपए का। यानी अगर निधि कंपनी ने 2 काम कर दिए, न्यूज़पेपर में डिविडेंड अनाउंसमेंट के बारे में बता दिया, और प्लस नोटिस बोर्ड में ये बात बता दी, ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड फॉर एटलीस्ट कितने महीने तक लगा रहा नोटिस बोर्ड पे? वो 3 महीने। एक बार ही न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट के बारे में बता दिया कि हमने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, प्लस दूसरा 3 महीने तक आपने नोटिस बोर्ड में ये बात बता रखी है, तो भैया आप कोई मेंबर डिविडेंड नहीं लेने आ पाया या नहीं लिया उसने, तो भैया निधि कंपनी के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं लगेगी। मेरे ख्याल से आपको पॉइंट तो समझ आ ही गया। आगे समझ? पक्का? कोई दर्द तो नहीं? आप आना जरा,
पिछली गली में, गली नंबर 8.31, सेक्शन नंबर 126, लिख लो पहले, सेक्शन की लिस्ट में भी लिख लो और क्या कहते हैं सामने वाली गली में भी लिख लो, ठीक है, लिखो पहले लिखो। हाँ है ही पूरा, क्या करें। इसमें एक वर्ड मेन है अबेयंस, तो एप्पल में अबेयंस लिख देना, वो निमोनिक में अबेयंस लिख दोगे काम चल जाएगा। बाकी जगह आप दोनों जगह पूरा पूरा लिखो। परवन दिल से उपमा इडली एप्पल पसंद है, तो एप्पल में ए से क्या आ जाएगा, अबेयंस। अभी समझाऊंगा आपको, स्प्राइट हो जाएगा ये पूरा टॉपिक। खेले, सुनो जी, आओ जरा एक बातें डिस्कस करते हैं। सेक्शन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं, 126। प्लीज गौरव सुनो जरा मेरी बात, आपको ना कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आप जैसे मान लेते हैं ए जो है अपने शेयर्स बी को बेच रहा है, ए जो है अपने शेयर्स बी को बेच रहा है, ठीक है। तो आप कहते हो मान लेते हैं ए के पास रिलायंस के शेयर थे, वो उसको बेच रहा है बी को, तो बताओ बेचने को कहते हैं लॉ में ट्रांसफर करना। बेचने को लॉ में क्या कहते हैं, ट्रांसफर करना। और जो बेच रहा है उसे मैं कहूंगा ट्रांसफरर। क्या कहूंगा मैं उसको, और जिसको बेचे जा रहे हैं वो कौन हो गया, बोलो समझ आ गया। तो यानी ए जो है बी को क्या कर रहा है, ये लिखते जाना, ये स्टोरी बन रही है पूरे सेक्शन की। ए जो है बी को क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ शेयर कर रहा है। ए जो है बी को क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ शेयर कर रहा है, ठीक है ना। तो ए को मैं ट्रांसफर कहूंगा और बी को मैं ट्रांसफरी कहूंगा। अब ए ने शेयर ट्रांसफर फॉर्म SH4 होता है, SH4 होता है शेयर ट्रांसफर फॉर्म, ठीक है। शेयर ट्रांसफर फॉर्म प्लस अपना शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को सबमिट कर दिया है। किस लिए सबमिट कर दिया बताओ, किस लिए सबमिट कर दिया कि भैया मैंने अपने शेयर बेच दिए हैं, तो ये शेयर्स किसके नाम पे ट्रांसफर कर दो, बी के नाम पर, ठीक है। पर अभी ना कंपनी ने ध्यान देना शेयर ट्रांसफर करे नहीं है। कंपनी ने अभी तक शेयर ट्रांसफर बी के नाम पर करे नहीं है, ठीक है जी। लेकिन कंपनी ने अभी तक ये शेयर बी के नाम पर ट्रांसफर करे नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिख रहा होगा, ठीक है। एंड कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। आफ्टर सबमिशन ऑफ SH4 but
बिफोर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी इस दौरान कंपनी ने डिविडेंड क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया। ठीक है, तो अब ये सवाल उठ रहा है ये डिविडेंड किसको मिलना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर में किसका नाम लिखा है, आवाज में दम नहीं, रजिस्टर में किसका नाम लिखा है, पर शेयर का मालिक कौन बन चुका है, बी। बस प्रोसीजरल काम रहते हैं, अदरवाइज तो बी खरीद ही चुका है ये शेयर। तो लॉ ने इसी सिचुएशन को कवर करने के लिए सेक्शन नंबर 126 डिजाइन करा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, कंपनी को देखना पड़ेगा क्या ए मतलब जो कौन था, ट्रांसफरर ने क्या हमें ऑथराइज करा है, यानी क्या हमें ऐसा कुछ कहा है कि ये पैसे बी को दे दो, तो या तो जवाब आएगा जी हां, तो फिर कंपनी की टेंशन ही खत्म होगी, कंपनी ये डिविडेंड का अमाउंट किसको दे देगी, बी को। लेकिन अगर ए ने कुछ भी नहीं कहा है ऐसा, तो फिर ये पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्या आपको समझ आएगा, ये सेक्शन 26 बता रहे, तो पहले लिखो अब वेदर A has authorized the company for distribution of dividend to B, तो जवाब क्या आ सकता है, यस या नो। यस तो बताओ बेटा डिविडेंड बी को दे दो, नहीं तो ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड किसको, टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ऐसा मैं नहीं कहता, सब यही मानते हैं। क्यों मानते, क्योंकि लॉ का सेक्शन नंबर 126 ऐसा कहता है, और जो सेक्शन कहते हैं वो तो मानना ही है ना सबको। आओ जरा थोड़ी सी रीडिंग करवाता हूं, नोटिंग मेरे को भी लगता है आपकी रह गई होगी, लेकिन रुको अभी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 126, in case any instrument of transfer of shares यानी शेयर ट्रांसफर फॉर्म हैज बीन डिलीवर्ड बाय अ शेयर होल्डर फॉर रजिस्ट्रेशन, उसने कंपनी को सबमिट कर दिया रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, एंड ट्रांसफर ऑफ सच शेयर हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, लेकिन कंपनी ने लेकिन किसने, अभी तक वो शेयर बी के नाम पर ट्रांसफर नहीं करे, देन कंपनी शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, तो कंपनी तुम नीचे दिए गए स्टेप्स लगाना। ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट अनलेस it is authorized by the registered holder of such share in writing to pay such dividend to the transferee specified in the instrument of transfer। अगर आपने कहा है तो उनको दे देंगे, नहीं तो ये पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। समझ आ रहा है, यही अगर डिविडेंड की जगह क्या होता, राइट शेयर और बोनस शेयर, तो फिर उनके लिए क्या करते, कह रहे कीप इन अबेयंस। व्हाट इज अबेयंस, अबेयंस का मतलब ऑन होल्ड, होल्ड पे रख दो भाई। अगर ये केस डिविडेंड की जगह किसका होता, जल्दी बताओ, राइट शेयर्स होते या फिर क्या होते, बोनस शेयर्स होते हैं, तो फिर भाई बोनस शेयर और राइट शेयर किसको दे, अभी तुम भाई होल्ड पे रख दो, पहले क्लैरिटी आन दो फिर देना। समझ आ रहा है आपको, तो अब देखो अब इसकी हेडिंग भी समझ आएगी, डिविडेंड, राइट शेयर और बोनस शेयर को आप ऑन होल्ड पे रख दो जब तक पेंडिंग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ना हो जाए। आ रहा है आपको सेक्शन नंबर 126, यस और नो, तो लिखो जरा अगला पॉइंट नीचे, राइट शेयर एक लाइन लिखनी है बेटा। अभी आपको तिजोरी में 2000 का नोट 2000 का नोट तो बात नहीं है, 500 का नोट रखने दूंगा, आप कभी कहोगे जगह नहीं है, क्या कहोगे, आंट दो। तो इसलिए कभी भी ऐसे पेज पे फीलिंग हो ना कि जगह नहीं है,
तो फिर जैसे तिजोरी में नोट की जगह बनाते हो वैसी पेज पे उस लाइन की जगह बनाना, बन ही जाएगी। राइट शेयर और कौन सा केस है? अगर उनके लिए तो बताओ क्या करो, टू बी हेल्ड इन अबेयंस। अबेयंस मतलब ऑन होल्ड, ऑन होल्ड पे रख दो भाई, अभी रुक जाओ। कुछ समझ आया आपको 126? हाँ जी, हो सकता हो तो बता देता लॉ। तुम बैठे बैठे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन से डाउट मत पूछना, तू मेरे से ये नहीं क्वेश्चन पूछ सकता था, तूने ये क्यों पूछा? समझ आ रहा है नमन? एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के भी क्वेश्चन से पूछियो, तू मुझसे ये कैसे पूछ रहा है, तू ये पूछता मेरे से है, पूछियो जरा एक बारी। वहां तो इतनी तेज लगा होगा स्पीड में। चलो यहां तक का मेरे ख्याल से 126 समझ आ गया। अच्छा, अब ना आपको काफी सारी नॉलेज होगी है इस चैप्टर की, तो ना आप मेरे साथ, मैंने याद होगा इंटरिम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट नहीं करा था, मैंने कहा था यार कुछ बातें मैं आपको थोड़े दिन, वो आज आ गया। तो आप सब क्या करो, गली नंबर 8.2 पर अपनी दस्तक दो, वहां हेडिंग बनाओ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑन इंटरिम डिविडेंड। गली नंबर 8.2 पे जगह अगर नहीं है तो 8.3 पे लिख लो। अगर 8.2 पे जगह नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, आप 8.3 पे लिख दो। एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑन इंटरिम डिविडेंड। बना रहे हैं आप सब हेडिंग? एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑन इंटरिम डिविडेंड प्लीज। हेडिंग बनाएंगे आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऑन इंटरिम डिविडेंड, और इसके लिए लिख लेंगे सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 123 सबसेक्शन 4। अच्छा देखो, पहले वाला पैराग्राफ ना ऑलरेडी आपको पता ही है, मैं एक बार रीडिंग कर लेता हूं। पहला वाला पैराग्राफ आपको पता ही है, आपको मेन एक्स्ट्रा पॉइंट जो नोट करने वो सेकंड। देखो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड में बी डिक्लेयर्ड बाय कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग। मतलब जनरल मीटिंग के बीच बीच में, मतलब 2 जनरल मीटिंग के, यानी द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज डन आउट ऑफ द प्रॉफिट बिफोर द अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स बाय द शेयर होल्डर। अभी शेयर होल्डर ने अकाउंट्स को अडॉप्ट नहीं करा, मतलब अडॉप्ट कहां करते थे वो? एजीएम में, एजीएम में अडॉप्ट। तो अभी अकाउंट्स अडॉप्ट नहीं हो उससे पहले अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं इंटरिम डिविडेंड इज सेट टू बी डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एजीएम। जो 2 एजीएम के बीच में डिविडेंड दिया जाता है उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। ये हम बात ऑलरेडी लास्ट क्लास में। अब आपको अगला पॉइंट लिखना, लेकिन हमने यहाँ पर हेडिंग ये नहीं बनाई इंटरिम डिविडेंड, हमने कहा एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑन इंटरिम डिविडेंड। तो पहले आप ये लिखो, सोर्सेस, सोर्सेस फॉर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड, यहां तक नोट करना है आपको। सोर्सेस फॉर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। चले, करा किसी ने नोट? भाई मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, आपको ये पॉइंट 100% समझ आ जाएगा।
स्टार्ट करें? आप सब रेडी है? आओ जरा एग्जाम्पल सुनना, इधर ध्यान देंगे बेटा। सुनो जरा, लेट्स सपोज ये है 24-25 का फाइनेंशियल ईयर, तो इसको बोलेंगे करंट ईयर। और 24-25 की जो फाइनेंशियल ईयर है इसकी एजीएम होनी है, मान लेते हैं 25 अगस्त को, ठीक है? आ रहा है पॉइंट समझ? अब सुनना जरा और बताओ बेटा, आप इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हो तो क्या आप एजीएम में दे रहे होगे या एजीएम से पहले? एजीएम से तो पहले ही दे रहे हो। आप लेट सपोज 1 जुलाई को या चलो 7 जुलाई को क्या दे रहे हो? इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो। तो ये 7 जुलाई से पहले पहले एक क्वार्टर बीत चुका है। समझा रहा है आपको? साल में कितने क्वार्टर होते हैं? कईयों के तो दिन में ही, है ना? ये तो डिपेंड करता है। क्या हाल है ईमान? सब बढ़िया बेटा? चलो, अब मेरा आपसे एक सवाल है, 7 जुलाई को आप इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हो तो आप कहां से दे सकते हो? ये इंटरिम डिविडेंड आप क्वार्टर 1 में से भी दे सकते हो, क्वार्टर 1 में जो प्रॉफिट हुए उसमें से भी दे सकते हो, आप करंट ईयर प्रॉफिट्स में से भी दे सकते हो, क्वार्टर 1 में जो प्रॉफिट्स हुए आप उससे भी दे सकते हो, या इंटरिम डिविडेंड आप आपके पहले के जो क्या पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, आप उनसे भी दे सकते हो। ये बोला गया सोर्सेस में। आए समझ या नहीं आया? आप कहां कहां से इंटरिम डिविडेंड दे सकते हो? ऐसे लग रहा है मैं मेहंदी वाला हूं, कीप घुमाई है। चलो आप लिख लो, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। इंटरिम डिविडेंड आप कहां कहां से दे सकते हैं, आपको समझ आ रहा है? आप प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से भी दे सकते हैं, आप करंट ईयर प्रॉफिट में से भी दे सकते हैं, और आप पिछले क्वार्टर तक जो हमारे को प्रॉफिट हुए हैं आप उससे भी ये डिविडेंड उठाकर दे सकते हैं। क्या आपको पहला पॉइंट समझ आया? एक्स्ट्रा पॉइंट ऑन इंटरिम डिविडेंड का। अच्छा, मैं अब आपसे एक और बात पूछता हूँ। याद है कई बार हमारे पास प्रॉफिट नहीं होते या हम लॉसेस में हैं और हम फिर भी क्या देना चाह रहे हैं? तो बताओ, अगर आप फाइनल डिविडेंड देना चाह रहे होते तो आपको बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाइड, 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती थी। लेकिन इंटरिम डिविडेंड देने के लिए आपको, अगर मान लेते हैं आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को यूज करना चाहते हैं, ध्यान रखना आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करने की जरूरत नहीं है। आप एक कंडीशन से ही काम चला लेंगे कि इंटरिम डिविडेंड का रेट पिछले 3 साल के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार रीड कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं? इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर, एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर जितने खत्म हो चुके हैं वहां तक आप किसमें है? लॉस में। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, जब आप इंटरिम डिविडेंड जब देना चाह रहे हैं उसके पिछले क्वार्टर तक में आपको क्या हुए हैं? लॉस। समझ आ रहा है आपको? तो आप फिर भी इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन किस रेट पे? एट अ रेट नॉट हायर देन द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग द। समझ आ रहा है आपको? तो लिख लो जरा इंग्लिश में। हाँ तो लिख लो, अगर आपको पिछले क्वार्टर तक में लॉसेस है, हाँ क्या हुआ? अगर आपको पिछले क्वार्टर तक में लॉसेस है और आप फिर भी इंटरिम डिविडेंड देना चाह रहे हैं, आपको पिछले क्वार्टर तक लॉसेस है और आप फिर भी इंटरिम डिविडेंड देना चाह रहे हैं,
तो उस इंटरिम डिविडेंड का मैक्सिमम रेट, तो उस इंटरिम डिविडेंड का मैक्सिमम रेट पिछले 3 साल के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा, तो उस इंटरिम डिविडेंड का रेट पिछले 3 साल के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको पिछले क्वार्टर तक में लॉसेस है और आप फिर भी इंटरिम डिविडेंड देना चाह रहे हैं, आपको पिछले क्वार्टर तक क्या थे, लॉसेस, और आप फिर भी क्या करना चाह रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड देना चाह रहे हैं, तो आप इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन बताओ वो इंटरिम डिविडेंड का रेट पिछले 3 साल के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा, लास्ट लाइन लिखेंगे आज की, कह रहे वो सारे प्रोविजन जो डिविडेंड पे लगते हैं वो इंटरिम डिविडेंड पे भी लगेंगे। यानी जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा वो फाइनल डिविडेंड के लिए तो पढ़ा, साथ में सेम चीज किस पे भी लगती है, इंटरिम डिविडेंड पे। हाँ लिख लो फिर एक बारी फिर, ऑल प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, जो भी चीज फाइनल डिविडेंड पे लगती है इस चैप्टर की, वो सारी किस पर भी लगेगी, इंटरिम डिविडेंड पर भी लगेगी। यहां तक का पॉइंट स्प्राइट हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, 2 मिनट इधर आओ। इनका जो मेहनत करी है ना इंटरिम और फाइनल का डिविडेंड की, ये लिख लिया पहले आपने सभी? बताओ, लिख लो। टोटल 2 मिनट लगने हैं, 2 मिनट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंटरिम और फाइनल डिविडेंड का डिफरेंस, इंटरिम और फाइनल डिविडेंड का डिफरेंस 2 मिनट में स्प्राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको सारी नॉलेज है, बस अब आपको अंडरलाइन करना है ताकि ये कॉन्सेप्ट को हमने जो स्टार्ट करा उसको वाइंड अप कर दे। बताओ इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? अकाउंट्स फाइनलाइज होने से पहले दिया जाता है। और बताओ बेटा फाइनल डिविडेंड कब आता है? बताओ बेटा, एट द कंपनीज एजीएम, कंपनी की एजीएम पे डिक्लेयर होता है। तो बताओ इंटरिम डिविडेंड की अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट याद है ना, डिक्लेरेशन कौन करते हैं? बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और यहां पर शेयर होल्डर। टाइम ऑफ डिक्लेरेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एक बारी अगर आपने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया तो आप अनाउंसमेंट करने के बाद इसको कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं देना, अगर सारे मेंबर मान जाएं। रेवोकेशन वर्ड का मतलब होता है कैंसिलेशन, रेवोकेशन वर्ड का मतलब होता है क्या? कैंसिलेशन। देखो फाइनल डिविडेंड एक बार अनाउंस कर दिया तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा, मतलब इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ इसको कैंसिल कर सकते हो, लेकिन कब? विद द कंसेंट ऑफ, जब सारे शेयर होल्डर हाँ कर दे तो, अदरवाइज नहीं, इसको भी कैंसिल नहीं कर पाओगे। और लास्ट बात, प्रोविजन इन द आर्टिकल मतलब पावर, पावर इन एओए, मतलब इंटरिम डिविडेंड तभी दे पाओगे अगर एओए में ऐसा लिखा है, लेकिन फाइनल डिविडेंड तो तब भी दे पाओगे चाहे एओए में लिखा है या नहीं लिखा। बोलो बातें समझ आ गई आपको? अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, जैसे इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के नीचे वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये हो गया होमवर्क का, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के नीचे वाले क्वेश्चन 123 के तो मैंने दे दिया था ना लास्ट क्लास में। 124 के नीचे वाले 3 क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क है, ठीक है। और 127 के नीचे 10-11 क्वेश्चन होंगे। नो क्वेश्चन ये है, तो एक जो इंटरिम डिविडेंड के नीचे है, 3 जो सेक्शन 124 के नीचे है, मतलब टोटल 4, और ये 9 जो 127 में है, नो क्वेश्चंस ये, तो टोटल 13 क्वेश्चन हो गए हैं आपके होमवर्क में।
जो आपको जरूर ट्राई करके आने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आप इसके डाउट पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं छोटे से निक्के से ब्रेक तो बाद ऑडिट में।